Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am पूजा और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राज्य, उसकी परिभाषा, राज्य के आवश्यक तत्व और राज्य का अन्य संगठनों के साथ संबंध जाना था और अब हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किन किन सिद्धांतों के द्वारा हुई है। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विद्वानों के लिए राज्य की उत्पत्ति सदैव ही जिज्ञासा का विषय रही है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि राज्य की उत्पत्ति निश्चित रूप से कब हुई और कैसे हुई। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में ही विचारों ने कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को अनेक भागों में बांटा गया है। राज्य की उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए विचारकों ने अपनी कल्पना के आधार पर ही सिद्धांत दे दिए हैं और उन सिद्धांतों को बहुत भागों में बांटा गया क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा बल का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, चौथा आनुवांशिक सिद्धांत और पांचवा विकासवादी सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांतों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाइवाइन ओरिजिन। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत पुराना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किसी निश्चित प्रमाण या ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य ईश्वर की देन है और अनेक धार्मिक ग्रंथों में तथा जेलेनिक, स्टुअर्ट जेम्स, रॉबर्ट फिल्मर आदि विद्वान भी इस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य ईश्वर की देन है। जेम्स प्रथम के अनुसार शासक लोग पृथ्वी पर परमात्मा की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी मिस्र देश तथा चीन ने भी राजा की दैवी शक्ति को स्वीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता थी कि राज्य या शासक की आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर के प्रति पाप कर्म के समान था तथा इस सिद्धांत को मानने वालों का ये कहना था कि यदि राजा दुष्ट व पतित भी हो तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने उसे प्रजा को अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भेजा है और उसके खिलाफ विद्रोह करना भी ईश्वर के प्रति विद्रोह करने के समान माना जाता है। तो इस प्रकार दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विचारकों ने शासक या राजा को ही देव माना है, यानी परमात्मा माना है। लेकिन 17वीं शताब्दी में राजनीतिक चेतना और बुद्धिवाद का विकास होने के साथ साथ लोगों का धार्मिक अंधश्रद्धा पर से विश्वास उठने लगा और राजनीति को धर्म से अलग किया जाने लगा और राज्य के लौकिक स्वरूप को प्राथमिकता दी जाने लगी। जब लोगों में धार्मिक अंधश्रद्धा के प्रति विश्वास उठने लगा था तो उन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया और जिसके बाद राज्य के लौकिक स्वरूप को प्राथमिकता दी जाने लगी। ये था राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है बल का सिद्धांत, द फोर्स थ्योरी। बल के सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुए हैं। शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया है, उन पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार कुलों के पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप छोटे जन समुदाय अस्तित्व में आए और धीरे धीरे ये कबीलों में परिवर्तित हो गए। इन कबीलों के क्रमिक विकास, संघर्ष और मिश्रण से बड़े जन समुदाय बने और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कुल थे, उनमें संघर्ष हुआ। पारस्परिक संघर्ष के कारण छोटे छोटे जन समुदाय बनने लगे और ये जन समुदाय धीरे धीरे कबीलों में बदल गए। इन कबीलों के विकास, संघर्ष और मिश्रण से बड़े जन समुदाय बनने लगे और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओपनहेम, अंग्रेजी समाजशास्त्री जेंक्स तथा अमेरिकी विद्वान स्मॉल और वार्ड इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर तथा मार्क्स ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी है।
इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने बल के सिद्धांत की आलोचना भी की है और आलोचना करते हुए कहा है कि बल प्रयोग द्वारा लोगों को आज्ञा पालन के लिए मजबूर तो किया जा सकता है, लेकिन इससे राज्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा उत्पन्न नहीं की जा सकती। केवल मात्र बल के आधार पर ही राज्य को अधिक बलशाली और सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता। वस्तुतः राज्य को बलशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए जन सामान्य की राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा होनी आवश्यक है, और यह तभी हो सकता है जब राज्य लोकहित को ध्यान में रखते हुए प्रजा की आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करे। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक समझौते का सिद्धांत पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इसकी प्रमुख मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पारस्परिक समझौतों के कारण हुई है। होब्स, लोक और रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार एक समय ऐसा था जब मनुष्य राज्य के बिना रहता था। समाज की इस अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन की प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई राज्य था और न ही कोई सरकार थी, परंतु किन्हीं कठिनाइयों के कारण मानव ने सामाजिक जीवन में प्रवेश करने पर आपस में यह समझौता किया कि वे सभी आपस में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, जिस पर लोगों ने आपसी समझौते के आधार पर ही राज्य की स्थापना की, जिसके मुखिया को राजा बनाया गया। इस प्रकार समझौते के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को और अधिक सुखमय बताया है। उन्होंने अपने सामाजिक समझौते जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित करते हुए राज्य की वास्तविक शक्ति जनता की सामान्य इच्छा में निहित मानी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना भी की गई। उनका मानना है कि यह सिद्धांत कोरी कपोल कल्पना पर आधारित है और इसका कोई वास्तविक ऐतिहासिक आधार भी नहीं है। विख्यात विधि शास्त्री ऑस्टिन ने भी सामाजिक समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी समझौता तभी संभव है जब उसके लिए निश्चित विधि पहले से विद्यमान हो, उसके लिए कोई कानून पहले से निश्चित किया गया हो। गार्नर के अनुसार भी इस प्रकार के समझौते का कोई तार्किक और दार्शनिक आधार नहीं है। चौथा सिद्धांत है आनुवांशिक सिद्धांत, हेरिडिटरी थ्योरी। अनेक विद्वानों ने राज्य को मानव समुदाय के लिए स्वाभाविक और आवश्यक बताया है। विख्यात विधि शास्त्री प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सामान्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे राज्य का विकास होता है। अरस्तु के अनुसार आनुवांशिक सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक संगठनों का एक स्वाभाविक चरम बिंदु है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले परिवार का जन्म होता है, किंतु जब परिवार पर्याप्त सिद्ध नहीं होते हैं तो धीरे धीरे मानव द्वारा बड़े समाजों की रचना की जाती है, जिनमें पहले गांव और उसके बाद गांव समूह बनते हैं और आगे चलकर इन्हीं ग्राम समूहों की आपस में मिलने से राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी सबसे पहले परिवार, उसके बाद गांव, उसके बाद गांव समूह और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस विचारधारा को आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा गया है। इसके अनुसार मानव का पहला समुदाय परिवार था और धीरे धीरे परिवार का विकास होने से कुल, गोत्र, कबीले और फिर इसके बाद नगर और राज्य बने। आनुवांशिक सिद्धांत के दो रूप हैं, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों में सर हेनरी मेन का नाम प्रमुख है। प्राचीन समाजों का अध्ययन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य का निर्माण परिवार के विकास से हुआ। उनके विचार अनुसार आदिकालीन परिवारों की वंशगणना पुरुषों के नाम से होती थी और परिवार के वृद्ध पुरुष को असीमित अधिकार प्राप्त थे, जिसके फलस्वरूप वह परिवार के सदस्यों को मृत्युदंड भी दे सकता था। धीरे धीरे परिवार स्वाभाविक गति से या दूसरे समुदायों को जीतकर बढ़ने लगे और धीरे धीरे एक परिवार से अनेक परिवार बने और ये सभी मिलकर एक कुनबे के रूप में परिवर्तित हो गए। कुनबे का प्रधान भी प्राय सबसे वृद्ध पुरुष को ही माना जाता था। इस प्रकार कई कुनबों को मिलाकर कबीले बने और कहीं कहीं पर इन कबीलों के संघ बने और संघों ने धीरे धीरे राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत से ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव समाज प्राथमिक अवस्था में व्यक्तियों का समूह न होकर परिवारों का समूह हुआ करता था, अर्थात समाज की इकाई परिवार थी।
दूसरा, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मैक्लेलन, मॉर्गन और जेंक्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इन विद्वानों का कहना है कि प्राथमिक परिवार का रूप पितृसत्तात्मक ना होकर मात्र सत्तात्मक होता था। इनके अनुसार जब तक पति पत्नी युक्त परिवारों का जन्म नहीं हुआ, पितृसत्तात्मक परिवार नहीं बने। प्रारंभिक समाजों में मानव यौन स्वतंत्र थे। ऐसी दशा में केवल माता के संबंध को ही निश्चित रूप से जाना जा सकता था, इसलिए वंश गणना माता के नाम से ही चलती थी, ना कि पिता के नाम से। इन परिवारों का मुखिया पुरुष न होकर वृद्ध स्त्री हुआ करती थी। इसी कारण परिवारों को मात्र सत्तात्मक कहा गया है। जैक्स ने ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जीवन का अध्ययन करने के बाद हेनरी मेन की इस धारणा का खंडन किया कि समाज के विकास का आरंभ पितृसत्तात्मक परिवार से होता है, जिनके विस्तार से आगे चलकर कबीले और राज्य बनते हैं। जैक्स के अनुसार प्राथमिक जनसमूह परिवार न होकर टोटम अथवा कबीला होता था। बाद में ये कबीले विभाजित होकर कुनबों में रहने लगे और इन कुनबों के अंतर्गत विवाहों का सूत्रपात हुआ। पितृसत्तात्मक परिवार इनके बाद ही अस्तित्व में आए। इस प्रकार जेंक्स के विचार से सबसे पहले सम्मिलित विवाहों का युग आया, जिसमें वंश गणना माता के नाम से होती थी और सत्ता भी माता के नाम से ही चलती थी। पांचवा सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो दैवी शक्ति के कारण हुई है और न ही यह मनुष्य द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक विकास के क्रम पर आधारित है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा गया है। राज्य के विकास संबंधी इस सिद्धांत का सारांश यही है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, वैसे वैसे लोगों के हितों में वृद्धि होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हो गए। इसी क्रमानुसार आगे चलकर राजनीतिक संगठन बने, जिन्हें राज्य कहा जाने लगा। इस प्रकार राज्य का विकास क्रमिक और स्वाभाविक गति से हुआ है और इसका आरंभ विगत इतिहास की परतों में छिपा पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी राज्य की उत्पत्ति में संघर्ष और युद्धों का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि ये एकता और सामान्य भावना को जन्म देते हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का आधार विकासवादी सिद्धांत है। राज्य का विकास प्राकृतिक विकास हुआ है, यह दैवीय उत्पत्ति दैवीय शक्ति के कारण नहीं हुई है और न ही मनुष्य ने समझौते द्वारा इसे बनाया है। तो ये तो थे राज्य के विकास के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।